आज हम लोग सिविक्स में क्लास 9th का इससे पहले वाले वीडियो में जो पढ़े थे डेमोक्रेसी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, उसमें हम लोगों ने जाना था कि डेमोक्रेसी ऑफ चिली में जो डेमोक्रेसी हुआ वो किस तरह से स्थापित हुआ उसके बारे में जाना था। आज पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे डेमोक्रेसी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। एक बार हम रिकॉल करना चाहेंगे कि इससे पहले जो हम लोग जैसे पढ़े हुए थे कि चिली में किस तरह से 1973 में मिलिट्री इस पर होता है, वहां पर मिलिट्री का स्कूप होता है, विद्रोह होता है एंड देन मिलिट्री विद्रोह के बाद किस तरह से वहां पर अगस्टो जो था वो वहां पर एक डिक्टेटरशिप के रूप में स्थापित होता है। और उससे पहले जो वहां पर सरकारें चल रही थी सोशलिस्ट पार्टी की, जिसके नेता थे कौन, एलएनजे, ठीक है, तो उनको वो हटा करके और फिर वो दोबारा किस तरह से वहां पर अपना राज स्थापित करता है। अगस्टो अपना शासन लेता है मिलिट्री पर स्कूप करने के बाद एंड देन वहां पर फिर उसके बाद 17 सालों तक उसकी शासन चलती है और फिर उसके बाद नए पार्टी का गठन होता है एंड देन सारा चीजें पढ़े थे कि वो किस तरह से वहां पर फिर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं डेमोक्रेसी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी इन पोलैंड में किस तरह से डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, ठीक है। चिली में और यहाँ पोलैंड में एक कॉमन सा डिफरेंस था, ठीक है। वहां पर जो पहले शासन व्यवस्था चल रही थी, जो भी वहां की शासन थी वो एलएनजे जो एक सोशलिस्ट पार्टी ऑलरेडी थी वो पार्टी वर्क कर रही थी एंड देन बाद में मिलिट्री स्कूप होती है और तब जाकर के वहां डेमोक्रेसी के लिए जो भी स्ट्रगल चलता है वो स्ट्रगल चलता है एंड देन डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड होता है। बट यहाँ पर डेमोक्रेसी इन पोलैंड में देखते हैं 1980 में यहाँ पर एक पार्टी रहती है जिसका नाम है पब्लिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, ठीक है, पब्लिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या थी, वो एक सोशलिस्ट पार्टी थी और ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। पब्लिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी एक इस तरह की पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है 14 अगस्त 1980, 14 अगस्त 1980 को। वहां उस वक्त क्या होता है कि एक लेनिन शिपयार्ड जो एक तरह का वहां का यार्ड होता है, वहां के जो भी वर्कर्स होते हैं, शिपयार्ड के जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। वो जो स्ट्राइक पर जाते हैं उनकी बहुत ही एक छोटी सी मांग होती है, ठीक है, और वो मांग ये होती है कि कुछ वर्कर्स को इस शिपयार्ड से हटाया गया रहता है, उनको वो रिज्वाइन करना है, दोबारा से उनको ज्वाइन करना है। बस इतनी सी बात से शुरू होती है इसकी कि मतलब यहाँ पर एक स्ट्राइक शुरू होती है। और दूसरे सबसे प्रमुख बात क्या थी कि पोलैंड में ये जो पार्टी थी पब्लिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, इस पार्टी के अलावा किसी को भी किसी भी तरह का यूनियन बनाने का अलाउ नहीं था। कोई किसी अन्य तरह की पार्टी नहीं बना सकती थी, ना किसी तरह का स्ट्राइक कर सकता था, ट्रेड यूनियन हो या लेबर यूनियन हो या अदरवाइज कोई भी यूनियन हो, वो वहां पर इलीगल था। मतलब आप किसी भी तरह का संगठन नहीं बना सकते थे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसके अगेंस्ट में आप डायरेक्टली खड़े नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो ये जो छोटी सी पार्टी शुरू हुई थी, इसी दौरान क्या हुआ था कि लेक वॉल्सॉ जो क्या था, एक इलेक्ट्रीशियन था। क्या था वो, एक इलेक्ट्रीशियन था। 1976 में उसने हाई वेजेस मांगे थे, मतलब अपना पेमेंट ज्यादा मांगा था, जिसकी वजह से उनको क्या किया गया था, उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। मौका पाते ही ये जो लेक वॉल्सॉ होते हैं ये क्या करते हैं, इस स्ट्राइक में शामिल हो जाते हैं, इनको ये ज्वाइन कर लेते हैं। और उनके ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो लेबर रहता है उनकी डिमांड बढ़ने लगती है। जैसा यहाँ लिखा है, उनका डिमांड क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। और उनका डिमांड अब सिर्फ इतना तक ही नहीं रह जाता कि सिर्फ वो उनको मतलब उनको रिज्वाइन करे, बल्कि अब वो एक ट्रेड यूनियन, एक संगठन की मांग करने लगते हैं कि हम लोग भी एक ट्रेड यूनियन बनाएंगे, हमारा भी एक यूनियन होना चाहिए और हमारा जो लीडर होगा वो हम लोगों का मतलब लीडरशिप करेगा, वो बताएगा कि हम लोगों को क्या मांगे हैं और किस हिसाब से हम लोगों की जरूरत को पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए अब हम भी एक यूनियन बनाएंगे। बहुत दिनों तक ये स्ट्राइक चलता है और लास्टली फाइनली ये होता है कि गवर्नमेंट को उसके आगे झुकना पड़ता है और गवर्नमेंट एक ट्रीटी पर साइन करती है, मतलब एक संधि पर साइन करती है। वो जो संधि होती है वो कहलाता है 21st एग्रीमेंट एक्ट, मतलब 21 एग्रीमेंट एक्ट जो ये था 21 एग्रीमेंट एक्ट, इस पे दोनों की साइन होती है और इनकी 21 अलग अलग मांगे होती है, जिन मांगों पर गवर्नमेंट को विवश होकर के, मजबूर होकर के उनकी मांगे माननी पड़ती है और वो क्या करते हैं, इस पे साइन करते हैं। देन जैसे ही ये एग्रीमेंट साइन होता है, तो जैसा कि हम बताया अभी कि सबसे पहली मांग इन लोगों की होती है कि हम भी यूनियन बनाएंगे। अब ये एक अकेला पार्टी नहीं रह जाएगा, इससे पहले ये एक अकेला पार्टी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये ही रूल करते थे
ये बस बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप की तरह था, क्योंकि दूसरा कोई पार्टी ही जिस देश में नहीं होगी, जहां पर दूसरा आपका कोई कंपटीटर होगा ही नहीं, वहां पर किसी और के आने की तो डर ही नहीं थी। तो अब जाकर के ये क्या हुआ कि सबसे पहले इन्होंने एक नई पार्टी बनाई, और इस पार्टी का जो लीडर था वो लीडर यही था लेक वार्सो, जो यहाँ पर आया था, उस स्ट्राइक को ज्वाइन किया था, और उसके बाद ये डिमांड इंक्रीज हुई थी। तो अब उस पार्टी का लीडर, मेन लीडर कौन बन जाता है? लेक वार्सो बन जाता है, और एक नया ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिश होता है जिसका नाम रहता है सॉलिडेरिटी पार्टी। ये पार्टी एक साल तक बहुत अच्छे से रन करती है, और इसके रनिंग करने का दैट मींस इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा थी वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप समझ सकते हैं कि एक साल में महज 1 करोड़ पीपल इसको ज्वाइन कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक साल में 1 करोड़ पीपल इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी। अब देखिए क्या होता है कि पोलैंड में जो ये डेमोक्रेसी यहाँ पर जो चल रही होती है, यहाँ पर उसके दौरान क्या होता है? एंड ऑफ सेंसरशिप का भी खत्म करने की मांग वो लोग करते हैं, और सेंसरशिप की मांग खत्म करने की मांग कौन करती है? ये जो यहाँ की सॉलिडेरिटी पार्टी होती है, ये होती है, और इसके चीफ कौन होते हैं? वालेसा। ठीक है, इसके बाद ये एग्रीमेंट पर जब इनका साइन हो जाता है, जब ये 2021 एग्रीमेंट एक्ट पर साइन कर देते हैं, तो अब ये गवर्नमेंट फिर से उनकी सारी एग्रीमेंट को मान लेती है। एक पार्टी भी एस्टेब्लिश करने के उनको अधिकार मिल जाता है, गवर्नमेंट उनको एक पार्टी एस्टेब्लिश करने देती है, जो पार्टी का क्या नाम था? सॉलिडेरिटी पार्टी। इनका ये बहुत ही जल्दी एक्सपैंड कर जाता है पूरे कंट्री में, और एक साल में लगभग 1 करोड़ मेंबर इनसे क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इस दौरान मतलब ये जो था इस एरिया मतलब पोलैंड का, ये क्या था? फर्स्ट इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। ये एक ऐसा संगठन था जो पहला क्या था? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से बना हुआ एक यूनियन, एक संगठन था जो पहला ट्रेड यूनियन था। ठीक है, अब ये क्या करती है? 1989 में क्या होता है कि मार्शल लॉ, यहां से देखिए करप्शन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, ये गवर्नमेंट जो रहती है वो ऑलरेडी करप्ट रहती है, वो ठीक से उसको नहीं चला पाती है। ये एग्रीमेंट होने के बाद ये वालेसा उन चीजों पर गौर करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है, इनके काम करने के तरीके ठीक नहीं है, ये पब्लिक से ज्यादा वेजेस भी लेते हैं, टैक्सेस भी ज्यादा वसूलते हैं, और दूसरे अलग अलग जो गवर्नमेंट सेक्टर के काम होते हैं या उनके डेवलपमेंट में जो भी फंड दिया जाता है उसमें बहुत ही ज्यादा करप्शन है। तो इसके कारण क्या होता है कि उस वक्त जो वहां के चीफ रहते हैं, जनरल रहते हैं, जो यहाँ पर शासन चलाते रहते हैं, जिनका नाम होता है जनरल जोरेसिक। ठीक है, जनरल जोरेसिक, हाँ जोरेसिक। जनरल जोरेसिक क्या करते हैं? 1981 में अचानक से पूरे देश में मार्शल लॉ लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी करप्ट गवर्नेंस जो है, उनके गवर्नमेंट में जो भी करप्शन हो रही है वो चीजें वालेसा और इनकी जो ये पार्टी जो पोलैंड में इतनी ज्यादा फैल गई है, 1 करोड़ से ज्यादा उनके मेंबर हो चुके हैं, वो अब इनके अगेंस्ट में आएंगे। तो वो तुरंत क्या करते हैं? 1981 में, दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ लगा देते हैं। मार्शल लॉ दैट मींस आर्मी रूल। ठीक है, सारे के सारे पावर जो होते हैं वो आर्मी के पास शिफ्ट हो जाते हैं। अब आर्मी क्या करती है? इनको इस एक जो इनके साथ जो ट्रीटी हुई थी वो 21st एग्रीमेंट है, उनको सबसे पहले वो रद्द कर देती है। दैट मींस अब उनकी जो ये पार्टी थी वो भी क्या हो गई? इलीगल हो गई। फिर से उनको किसी भी तरह का यूनियन बनाने का जो राइट मिला हुआ था वो यूनियन बनाने का राइट उनसे छीन लिया जाता है। अब वो किसी भी तरह का यूनियन नहीं बना सकते हैं, ना उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, ना उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ बोलने की आजादी है, वो उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है? ये जो जनरल होता है ये यहाँ पर मार्शल लॉ लगा देते हैं, और 1981 में ये लॉ लगती है। कब? 1981 में। उस वक्त तब तक जो भी वहां की पीपल रहती है, वो जनता रहती है, वो इन चीजों को सहती है। लेकिन 1988 में जाकर के फिर से ये सॉलिडेरिटी पार्टी के जो मेंबर होते हैं और इनके जो हेड थे लीडर वालेसा, वो क्या करते हैं? फिर से री स्ट्राइक करते हैं, दोबारा से स्ट्राइक को शुरू करते हैं। अब आप कहिएगा ये 7 साल तक, ये जो 7 इयर्स था, ये 7 इयर्स तक आखिर इन्होंने क्यों नहीं स्ट्राइक किया? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी यूएसएसआर। यूएसएसआर सुने हैं? रसिया, जिसको आज हम लोग रसिया कहते हैं। तो इससे पहले वो क्या था? यूनाइटेड ये यूनियन था सोवियत संघ का, यूनियन सोवियत संघ ऑफ रसिया था। तो ये यूएसएसआर के क्या करती है? पोलैंड में सपोर्ट करती रहती है कहीं ना कहीं। वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरह से उनका इंटरफेरेंस होता है पोलैंड पर, और वो इससे पहले उनको सपोर्ट करते रहते हैं, जिसके वजह से इस तरह के
बनती है। इससे पहले जैसे कि हम पढ़े कि इससे पहले भी जो पार्टी यहाँ पर वो जो पब्लिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी वो जो यहाँ पर रूल कर रही थी उनको भी यूएसएसआर से सपोर्ट था। और ये मार्शल लॉ लगाने के बाद ये जो जनरल थे जोसेफ इनको भी क्या था कि यूएसएसआर से सपोर्ट था। तो इसकी वजह से ज्यादा लोग किसी भी तरह का रिवॉल्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि यूएसएसआर सपोर्ट कर रही थी। अब 81 के बाद 88 में जो ये रीस्ट्राइक शुरू होती है यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यूएसएसआर होता है ये खुद सपोर्टेड नहीं होता है कि वो पोलैंड को मदद करेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि 1991 में जाकर के यूएसएसआर टूट जाता है और 14 अलग-अलग छोटे-छोटे देश रशिया से अलग हो जाते हैं। तो इससे पहले जब सारे देश एक होकर के जो एक यूनियन चल रहा था वही यूएसएसआर था। तो ये यूएसएसआर क्या होता है 1988 में खुद इस तरह से मतलब उनको सपोर्ट करने के फेवर में नहीं होता है। उसकी कारण थी कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन 1988 आते-आते यूएसएसआर की बहुत खराब हो चुकी थी। उसके अलावा यूएसएसआर में ही अलग-अलग जगह पर रिवोल्ट हो रहे थे, मतलब जो भी छोटे-छोटे देश थे जिनको उन्होंने अपने यूनियन में मिला करके रखा था वो उनसे अलग होना चाहते थे। और फाइनली बताया 1991 में जाकर के यूएसएसआर टूट भी चुकी थी। तो इसी सब की वजह से क्या हुआ कि अब यूएसएसआर पोलैंड को मदद नहीं कर रहा था और वहां पर एक कमजोर गवर्नमेंट हो गई, मतलब वो गवर्नमेंट अब कमजोर हो गई थी। तो इस चीज का फायदा उठा करके ये वालेसा ने फिर से क्या किया 1988 में रीस्ट्राइक किया। और रीस्ट्राइक करने के बाद इस बार फिर ऐसा हुआ कि ये जो जनरल था इसको झुकना पड़ा क्योंकि इतने ज्यादा इनके फॉलोअर्स थे या फिर इस पार्टी के लोग थे, मेंबर्स थे कि उन्होंने उनको झुका दिया और उनकी मजबूरी हो गई। अप्रैल 1989 में फिर दोनों के बीच एक सहमति हुई कि चलो इलेक्शन करवा लेते हैं। ठीक है, तो 100 अलग-अलग सीट बनाएंगे। 100 सीट पे इलेक्शन हुआ पोलैंड में। कब हुआ था? अक्टूबर 1989 में, अप्रैल 1989 में अलग-अलग जगह पर इलेक्शन हुए थे 100 सीटों पर। लेकिन होता क्या है कि 100 सीटों में 99 सीट 100 सीटों में 99 सीट ये जो सॉलिडेरिटी पार्टी होती है ये पार्टी ही ये सीट जीत जाती है। और ये फिर से क्या करती है अपनी सरकार दोबारा से वहां पर स्टेब्लिश कर लेती है। और इस तरह से वहां पर क्या होता है एक डेमोक्रेसी की स्थापना होता है। जो डेमोक्रेसी कहां पे है? पोलैंड में। एक नई डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। ये मार्शल लॉ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब हम गौर करके देखते हैं कि ये जो चिली की गवर्नमेंट थी, चिली का जो गवर्नमेंट था और पोलैंड की जो गवर्नमेंट थी, दोनों में और इस डेमोक्रेसी में क्या खासियत हमको देखने को मिला? सबसे पहले दोनों में एक चीज कॉमन थी कि दोनों के जो मेंबर्स थे वो इलेक्टर्स के द्वारा ही चुने जाते थे। जो भी उन पर रूल करने वाला होता था वो इलेक्टर्स के द्वारा ही चुने जाते थे। हम लोग पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी का मतलब देखो, इन दोनों कहानी को रिलेट करके देखिए आप कि डेमोक्रेसी का मतलब यहां से कैसे निकलता है। यही चीज आपकी किताब में समझाने की कोशिश की गई है कि दोनों जगह हम क्या देख रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, और जो भी वहां के रूलर होंगे, जो उन पर रूल करेंगे, उनके जो लीडर होंगे वो पीपल ही चुनेंगे। दैट मींस डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो जो लीडर होंगे वो लीडर किनसे चुने जाएंगे? वो लीडर उनके उस जगह के, उस कंट्री के पीपल के द्वारा ही, उस जगह के जनता के द्वारा ही वो लीडर चुने जाएंगे। दैट मींस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज द लीडर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, एंड दूसरी चीज हम देखते हैं पोलैंड में, जिस तरह से चिली में उसी तरह से सेम बात पोलैंड में थी। बस फर्क इतना था कि वहां पे सोशलिस्ट पार्टी थी और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी। वहां पर एलेंडे, पहले कौन आते हैं देखिए, एलेंडे आते हैं चिली में और वॉल्से, ये वॉल्से कहां पर? पोलैंड में। और आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, कि एलेंडे की एक बेटी होती है जो 2006 में जाकर के प्रेसिडेंट बनती है। ठीक है, मिस्ले मार्शले, वो दोनों मिलकर के क्या, मतलब उन तीनों के गवर्नमेंट में, वो जो तीनों गवर्नमेंट थी उसमें क्या समानता थी? तीनों में फ्रीडम था, एक्सप्रेस था पीपल को, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी, दोनों की डेमोक्रेसी में जो मेन बात थी वो चीज आपने देखा कि चिली की गवर्नमेंट हो या फिर पोलैंड की गवर्नमेंट हो, दोनों में ये समानता थी कि वहां के जो भी पीपल थे वो क्या करते थे, अपने जो रूल करने वाले रूलर्स होते थे उनको फ्रीडमली अपना चुन सकते थे। ठीक है, शुरुआत में तो उनको ना तो यूनियन बनाने का अधिकार था, ना ही उनको किसी भी तरह का पॉलिटिकल एक्शन लेने का अधिकार था, ना ही कोई प्रोटेस्ट करने का अधिकार था। बट जैसे ही रिवॉल्ट होता है दोनों जगह और
और फिर से डेमोक्रेसी की स्थापना होती है, एक न्यू पार्टी दोनों जगह ऑर्गेनाइज होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होती है पोलैंड में और क्या कहते हैं यहाँ चिली में, ठीक है। और सबसे मेन बात जो थी, ये जो तीन अलग अलग क्या कहते हैं जो उनके लीडर्स हुए, जो उनकी पार्टी थी, पार्टी के जो मेन लीडर्स थे जो चला रहे थे, जैसे एलेंडे चिली के, वेस्टफाल से पोलैंड के, और फिर एलेंडे के जो बेटी थी मिसेल्स वो चिली के, उन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या था। एलेंडे जो है वो फोकस करते थे इन चीजों पर, एलेंडे इन चीजों पर फोकस करते थे कि जो भी चीज है, मतलब देश में जो भी चीजें हो रही है, सारी की सारी चीजों पर कंट्रोल जो होना चाहिए वो किसका कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि किसी अन्य पार्टी का या फिर किसी और या फिर बिजनेसमैन का या फिर अलग सेक्टर के लोगों का नहीं, गवर्नमेंट का 100% कंट्रोल होना चाहिए। बट ये जो वॉल्से थे, वॉल्से का ऐसा मानना था कि मार्केट जो है, बिजनेस पर्पस के लिए जो मार्केट है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो, मतलब कंट्रोल से बाहर इन द सेंस कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए, मार्केट को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, कुछ इस तरह की नीति वॉल्से अपनाते थे। लेकिन ये जो थे मिसेल्स जो एलेंडे की बेटी थी 2006 में जो चिली की प्रेसिडेंट बनी थी, वो उनका इन दोनों से थोड़ा सा भिन्न, मतलब कह सकते हैं इन दोनों के बीच में उनका मत था। वो कहते थे कि गवर्नमेंट का इन पर कंट्रोल होना चाहिए बट बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंटरफेयर गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों का जो रूल करने का तरीका था, समाज को ठीक करने का जो तरीका था, डेवलपमेंट करने का जो तरीका था, वो अप्रोचेस अलग अलग थे, लेकिन काम वही था कि एक डेमोक्रेसी की स्थापना करके उस कंट्री को आगे की तरफ बढ़ाना, उसका डेवलपमेंट करना। और इसके अलावा इन्हीं चीजों से मतलब जो पता चलता है कि इन दोनों ये जो सरकारें थी, मतलब चिली की जो सरकार थी और पोलैंड की जो सरकार थी, इनमें जो बेसिक था डेमोक्रेसी को लेकर के वो ये था कि दोनों के पीपल को बेसिक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम था, बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम था। दैट मींस पॉलिटिकली तो आप देख रहे हैं कि वो फ्री थे, वो उसमें बिल्कुल खुश थे, हैप्पी थे। बस क्यों? क्योंकि वो जो भी रूलर्स चुनते थे, वो रूलर्स कौन चुनते थे? उनका जो पब्लिक होता था वही अपना रूलर्स चुनता था, और वही रूलर्स, वही लीडर्स जाकर के उन पर रूल करते थे, उनके फेवर में रूल बनाते थे, रेगुलेशन बनाते थे, उनको इंप्लीमेंट करते थे। और इस तरह से दोनों जगह पर क्या होती है कि डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। दैट मींस डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इन दोनों चीजों से निकल के जो सामने आता है वो क्या होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? मोर पावरफुल कौन होगा? पीपल होगा, और उसका जो उस पर जो शासन करेगा, उस पर जो रूल करेगा, उसका जो रूलर होगा, वो रूलर कौन चुनेगा? पीपल चुनेगा, वहां की जनता चुनेगी। वो अपनी सरकार, दैट मींस अपने रूलर्स, अपने लीडर्स वो खुद चुनेगी और उनको चुन करके भेजेगी उस पर रूल बनाने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए, इन चीजों के लिए। उसके अलावा क्या डेमोक्रेसी के लिए और क्या जरूरी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास होना चाहिए। आपने इससे पहले देखा, इससे पहले की जो सरकारें थी जो डिक्टेटरशिप करती थी, उनको ज्यादा मतलब खुल के नहीं बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, वो खुल के नहीं बोल पाते थे। जो भी लिखना होता था, चाहे वो न्यूज़पेपर में लिखे, आर्टिकल लिखे या फिर बुक्स लिखे, वो उनके फेवर में लिखते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। अगर वो उनके अगेंस्ट में लिखते हैं, उनकी खामियों को लिखते हैं, तो उनको उसके बदले सजा दे दी जाती थी। तो इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसके बाद क्या जरूरी है? फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट। आपको प्रोटेस्ट करने का भी आजादी होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई गवर्नमेंट, किसी भी देश में कोई गवर्नमेंट अगर किसी भी तरह का अनएक्सेप्टेबल रूल वहां पर इंप्लीमेंट करती है, जिससे वहां की जनता खुश नहीं रहती है, वो हैप्पी नहीं है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको उनके प्रोटेस्ट करने का, उनका विरोध करने का बिल्कुल उनके पास राइट होना चाहिए। तो दैट मींस डेमोक्रेसी में क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा फ्रीडम टू ऑर्गेनाइजेशन करने का, खुद को संगठित करने का उनके पास फ्रीडम होना चाहिए। जब तक कहीं पे फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, अगर उनके साथ वहां के रूलर वो किसी भी तरह का मिसबिहेव करते हैं उनके साथ, तो फिर वो जब तक यूनाइट नहीं होंगे, वो उनको कैसे प्रोटेस्ट कर पाएंगे? क्या कोई अकेला आदमी उसे प्रोटेस्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए फ्रीडम ऑफ यूनियन इज आल्सो अ मस्ट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी का ये क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने डेमोक्रेसी को देखा, इन दो अलग अलग देशों से किस तरह से डेमोक्रेसी की कुछ
बातें निकल करके आई जो कि बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर फ्रीडम टू प्रोटेस्ट हो, इसके अलावा फ्रीडम टू द यूनियन, स्पीच एंड एक्सप्रेस, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद का नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो लेक्चर है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।